नमस्कार दोस्तों। स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा इंडिया के एक प्राइवेट बैंक के बारे में। तो इंडिया में जितने सारे प्राइवेट बैंक है, तो उनमें से इस बैंक का रैंकिंग आप देखेंगे तो टॉप 10 के अंदर आते हैं ऑब्वियसली। तो कंपनी की कुछ खासियत है, कंपनी के कुछ खराब परफॉर्मेंस के वजह से कंपनी कंटिन्यूअसली गिरावट भी हो रहा है। तो कंपनी 100 रुपीज के नीचे भी आ चुके हैं। तो इतना मतलब प्राइस गिरावट हुआ है, आप देखने का लायक है। तो इस तरीके से गिरावट होने के पीछे कौन सा वो कारण है? और बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट भी किया, सर स्टॉक और कितना गिर सकते हैं, क्या स्टॉक में अभी बाई करूं, क्या स्टॉक के ऊपर होल्ड करूं, क्या एग्जिट करूं, इस तरीके से कमेंट करते हैं। तो चलो मैं उसके ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दिखाऊंगा। वहां से आपको पता चलेगा कि इस कंपनी के ऊपर आपको कौन सा डिसीजन लेना चाहिए। देखिए, मैं कभी भी डिसीजन नहीं देता, क्योंकि हर किसी के अलग अलग ओपिनियन होते हैं, हर किसी के अलग अलग सोच होते हैं। तो मैं खुद के ओपिनियन से आपको बता रहा हूँ। मेरे ओपिनियन आपको शायद सही लगे, ना भी लग सकते हैं। तो एक बार खुद के डिसीजन आप एक बार लेने से पहले, मतलब इस कंपनी के ऊपर कुछ डिसीजन लेने से पहले आप खुद के ऊपर एक बार रिसर्च करिए। तो चलो देखते हैं आज की कंपनी के बारे में। तो कंपनी कौन सा है? कंपनी का नाम है आरबीएल बैंक। इसके चर्चे बहुत बार मैं कर चुका हूँ। इस बैंक के चर्चे में जितने बार करूँ उतना ही कम है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में इस बैंक के लिए बहुत पॉजिटिविटी है। और मेरे मन में भी पॉजिटिविटी था, अभी उतना पॉजिटिविटी नहीं है। क्यों नहीं है, चलो मैं उसके ऊपर डिस्कस करता हूँ। तो पूरा डिटेल्स दिखाऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखते जाइए। और हाँ, शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कर लेना। साथ ही साथ आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। देखिए, यहाँ पे चार्ट पैटर्न आपके सामने ओपन करके रखा। कंपनी जब स्टार्ट हुआ था तब इसका जो डेट था, एक्चुअली देखा जाए तो कंपनी 2006 अगस्त टू मतलब अगस्त टू सितंबर इस मंथ में स्टार्ट हुआ था। अराउंड अराउंड कंपनी का प्राइस चेंज हुआ था 280 रुपीज। ये जो लेवल था 280 रुपीज के बाद, उसके बाद देखिए कंपनी कंटिन्यूसली ग्रोथ चलते करते गए कंपनी अराउंड अराउंड 700 रुपीज के आसपास चला गया था। तो कंपनी 280 रुपीज से ये जो 700 रुपीज का जर्नी, वो अच्छा खासा आपको देखने को मिला था। इसीलिए लोग ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करना चालू कर दिया था। कि मगर कंपनी के कुछ खराबी परफॉर्मेंस के कारण कंपनी में लगातार गिरावट चालू हुआ। तो इसके बाद देखिए लॉकडाउन आया, तो लॉकडाउन में तो कंपनी के ऊपर क्रैश हुआ ही था। उसके बाद कंपनी रिकवरी करने का स्टार्टिंग किए थे, मगर उसको रिकवरी नहीं कर पाया, कंटिन्यूअसली गिरते चले गए। तो यहाँ पे देखिए जो वॉल्यूम का जो पीरियड है, आप इस वॉल्यूम पीरियड को आप देखेंगे तो इस टाइम सबसे ज्यादा ट्रेडिंग और सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है। मतलब लोग इन्वेस्टमेंट करते चले गए, और लोग मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किसके है? रिटेल निवेशक के है। क्यों, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो देखिए अभी कंपनी का हालत क्या है, अराउंड अराउंड 95, 100 से 95 रुपीज के आसपास। तो ये हालत कंपनी बन चुके हैं। 700 रुपीज में चलने वाला कंपनी तो आज कितना 100 रुपीज में चला है। तो लोगों को अराउंड कितने परसेंट लॉसेस चला है, आप सोच लीजिए। तो एक बार कैलकुलेट जरूर कर लेना, क्योंकि क्योंकि अच्छा खासा एक गिरावट यहाँ पे देखने को मिला। तो बहुत सारे लोगों के मन में अभी इस बात को मतलब डिस्कस कर रहे हैं कि सर 700 रुपया क्या फिर से जा सकते हैं? अभी तो वो सस्ते में मिल रहा है, 100 रुपीज में मिल रहा है, क्या मैं अभी निवेश कर दूं? तो चलो उसके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दिखा दूं, तभी आपको पता चलेगा कि हाँ इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन आपको दिखाऊंगा वो है कंपनी का डेटा। कुछ डेटा आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहले कंपनी का लोकेशन, मतलब कहाँ कहाँ पे कंपनी का बिजनेस है, कंपनी कौन सा जगह में कितना कंपनी का ब्रांचेस है, आप देख सकते हैं। टोटली देखिए छत्तीसगढ़ में भी यहाँ पे कितना ब्रांचेस है, अराउंड अराउंड न्यू दिल्ली में भी है। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं जो मतलब साउथ सिटी में भी है, गोवा में भी है, राजस्थान में भी है, वेस्ट बंगाल में भी है, और सर पौंडीचेरी में भी है। तो बहुत सारे ब्रांचेस है यहाँ पे। देखिए ब्रांचेस एंड एटीएम, और और साथ ही साथ जो येलो कलर से वहाँ पे देखिए सिर्फ एटीएम ही है, कोई ब्रांचेस नहीं है। और मतलब बीसी जो है, बीसी देखा जाए तो कुछ छोटा ब्रांचेस है। तो वो जो ग्रीन कलर है वो आपको मतलब देखने को चाहिए। तो ऑल ओवर इंडिया को देखा जाए तो कंपनी ने अच्छा खासा कैप्चर किया है, अच्छा खासा यहाँ पे मार्केट को कैप्चर किया है। तो अभी सिर्फ यही चीज देख के कुछ फायदा नहीं होगा, और भी कुछ देखना चाहिए। हाँ, कंपनी के दूसरी जो चीज आपको दिखाऊंगा वो है कंपनी के डिपॉजिट, मतलब कंपनी के ऊपर, बैंकिंग के ऊपर कितना डिपॉजिट हो रहा है। मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, अगर कंपनी का कासा रेशियो
CASA मतलब करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट से ज़्यादा पैसा आ रहा है, बैंकिंग के लिए सबसे प्लस पॉइंट है। क्यों प्लस पॉइंट है, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए एक्चुअली कासा रेशियो मतलब समझ चुके हैं करंट अकाउंट, तो करंट अकाउंट में मान के चलिए कंपनी ने जितना पैसा करंट अकाउंट से बैंकिंग में आया, उसमें तो कोई भी इंटरेस्ट बैंकिंग को नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि करंट अकाउंट से एक्स्ट्रा बेनिफिट्स बैंकिंग को ही मिलता है। करंट अकाउंट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं देता, उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है किसमें, सेविंग अकाउंट में। अगर मान के चलता हूँ सेविंग अकाउंट में वो 3, 3.5, 4% तक भी इंटरेस्ट देते हैं। कितना इंटरेस्ट है वो आप गूगल में सर्च करना, आपको पता चल जाएगा। तो फिर भी बैंक अगर लोन बांट रहे हैं तो कितना बड़ा अमाउंट का लोन उसको प्रॉफिट होगा। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा बैंकिंग जो प्राइवेट बैंक है वो फोकस रखते हैं कि वो इस तरीके से मतलब सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में पैसा ज़्यादा से ज़्यादा आए। मगर यहाँ पे कुछ अलग हो गया, आप देखेंगे तो टर्म डिपॉजिट मतलब मान के चलिए कोई इंश्योरेंस कर लिया, कोई लाइफ इंश्योरेंस कर लिया, कोई मतलब देखा जाए तो कोई FD कर लिया। तो इस तरीके से जो मतलब प्रोडक्ट है इसके ऊपर कंपनी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा निवेश हुआ है। ये बैंकिंग के लिए पॉजिटिव है, मगर एक चीज़ सोचिए, सेविंग अकाउंट में जितना इंटरेस्ट बैंकिंग को देना पड़ता है मान के चलिए 3%, FD में तो वो नहीं होगा। FD में मान के चलिए करीबन 6% के आसपास, 5.5 6% तक आसपास कंपनी को पेमेंट करना पड़ता है। तो इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ रहा है। तो इसमें पैसा आने से अच्छा है सेविंग एंड करंट अकाउंट में पैसा आना अच्छी रहता। तो इसीलिए एक नेगेटिव पॉइंट बन चुके हैं बैंकिंग के लिए, क्योंकि सेविंग एंड करंट अकाउंट से इस बैंकिंग को हाथ में ज़्यादा पैसा नहीं आ रहा है। तो कंपनी के देखिए टर्म्स एंड डिपॉजिट देखेंगे तो टर्म्स एंड डिपॉजिट के ऊपर 68.9% है, मतलब इतना पैसा आ रहा है। सेविंग्स अकाउंट में कंपनी का 18% और करंट अकाउंट में कंपनी का 12%। ये 2% अगर ज़्यादा होते तो बैंकिंग के लिए फायदा होते। देखिए होलसेल एंड रिटेल के बारे में बात करते हो, होलसेल एंड रिटेल में कंपनी का कितना परसेंट है, होलसेल 41% है और रिटेल जो कस्टमर है इसका 58% है। तो मतलब कंपनी का वो जो परसेंटेज है वो भी रिटेल परसेंटेज यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा नहीं है। होलसेल भी यहाँ पे सेम टू सेम देखने को मिला है, रिटेल भी ज़्यादा देखना चाहिए था। रिटेल एंड एडवांस जो ब्रेकअप है तो उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं बिजनेस लोन्स, कितने लोन्स कंपनी ने बांटे हैं आप देख सकते हैं, 32.9% लोन बांटे हैं। जो क्रेडिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड भी एक लोन होते हैं जो लोन दूसरों को दिया जाता है। देखिए बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड से पैसा तो उठा लेते हैं, मगर वो लोन नहीं चुका पाते, बहुत सारे बैंकिंग का ही लॉसेस होता है। तो यही एक बड़ा पॉइंट है, उन्होंने क्रेडिट कार्ड का लोन तो बांट दिया 37%, तो उनमें से बैंकिंग का ही थोड़ा सा वीक देखने को मिलता है। तो देखिए बिजनेस लोन कंपनी 32%, क्रेडिट लोन कंपनी 37% लोन बांट रहा है। माइक्रो बैंकिंग जो छोटा बैंकिंग है उसमें 20%, मतलब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने कंपनी 3.4% और अदर सेक्टर में कंपनी 6.3% लोन बांटे है। तो एक फिगर आपको मैं दिखाना चाहता था कि एक्चुअली कंपनी के अंदर क्या हो रहा है। तो इस फिगर को देखकर ही आपको पता चलेगा कंपनी में पॉजिटिविटी उतना खास मुझे नहीं दिखा, क्योंकि अगर आप HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक इस तरीके से बैंकिंग को चूज करेंगे, स्टेट बैंक भी चूज कर लेना, तो आपको ये जो डेटा है ये डेटा अच्छा खासा देखने को मिलेगा। तो आप उस उनमें से कौन सा बैंकिंग के ऊपर इस तरीके से डेटा देखना चाहते हैं मुझे कमेंट जरूर कर सकते हैं। तो चलो देखिए कंपनी के और भी कुछ डेटा आपको दिखा दूं, जैसे कंपनी का रेशियोज, ये पॉइंट्स मुझे बहुत शानदार लगते हैं। कंपनी का रेशियो CAR% अच्छे खासे है, क्योंकि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है वो 9% के ऊपर होना चाहिए। ऑब्वियसली यहाँ पे 17.50% है, अच्छी है। फिर भी आप कोटक बैंक मतलब टॉप 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 5 कंपनीज को देखेंगे तो करीबन करीबन 20% से ऊपर आपको दिखेगा। तो कंपनी का कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी के बारे में बात करें तो 5.25% का कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटीज है। NIM कंपनी का जो है वो उतना खास नहीं है, मगर NPA कंपनी का बहुत ज़्यादा है, 2.21% का NPA। मतलब NPA जितना बढ़ेगा उतना ही बैंकिंग के लिए खतरा बढ़ेगा, क्योंकि NPA मतलब बैंकिंग में जो पैसा मार्केट में बांट के रखा है, मतलब लोन दे के रखा है, उसमें से कितना पैसा मार्केट से अभी उठा नहीं पा रहा है, वो सबसे ज़्यादा देखने का लायक है। क्योंकि NPA पहले बहुत कम था, वो धीरे धीरे बढ़ते चले गए। अभी 12.12% हो गया, पिछले साल में 2.05% था, अभी 2.12% हो चुके हैं। तो कंपनी के बारे में सिर्फ दो ही चीज़ कहूँगा, कंपनी बहुत छोटा कंपनी है और कंपनी के बहुत सारे पैरामीटर्स यहाँ पे नेगेटिव में है, इनकम भी नेगेटिव में है। तो इस कंपनी के ऊपर फिलहाल के लिए तो इन्वेस्टमेंट करना बहुत रिस्की गेम हो जाएगा, क्योंकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, प्रॉफिट आपको अच्छा खासा दिखे, फिर भी कंपनी का कैश फ्लो में आप देखेंगे तो कंपनी का कैश फ्लो भी आपको पॉजिटिव दिख रहा है। और कंपनी का जो मतलब बैलेंस शीट है उसके बारे में बात करूँ तो कंपनी का जो रिजर्व है वो रिजर्व देखिए कंटिन्यूसली ग्रोथ हो रहा है, उसके साथ कंपनी का कर्जा भी ग्रोथ हो रहा है। कितना तगड़ा कंपनी कर्जा लेके रखा है आप सोचिए।
तो इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो देखिए एफआईएस और डीएस के बारे में बात करूँ तो एफआईएस के पास 28%, डीएस के पास ज़्यादा माल था, आज वो बेच दिया है, करीबन करीबन 50% माल उन्होंने बेच दिया। 22% होल्डिंग था, अभी 11% है, क्योंकि स्टॉक कंटिन्यूसली गिरते गए तो इसमें से बेच देना ही अच्छी बात सोचा, तो इसलिए माल बेच दिया। तो पब्लिक के पास देखिए सबसे ज़्यादा होल्डिंग दिखेगा, क्योंकि पब्लिक इस तरीके से कंपनी को ज़्यादा मतलब पॉजिटिव से लेता है, क्योंकि उसको लगता है चलो 700 कंपनी का प्राइस था, आज 100 में चल रहा है, 100 से अगर चलो 300 भी चला जाए तो मेरा तो फंड 3 गुना हो जाएगा। तो ऐसे सोचकर वो निवेश कर देते हैं। देखिए आपका कोई गलती नहीं है, आप आप स्टॉक मार्केट में किस तरीके से प्रॉफिट कमाना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। क्या आप कंटिन्यूसली प्रॉफिट चाहते हैं कि आप सडन करोड़पति बन जाए, इस तरीके से प्रॉफिट चाहते हैं? देखिए सडन जो करोड़पति बनना चाहते हैं उसके लिए आपको रिस्की गेम खेलना पड़ेगा। आप रिस्की प्लेयर है तो अच्छी बात है। अगर आप रिस्की प्लेयर नहीं है फिर भी आप रिस्की गेम खेल रहे हैं तो आप गलत जा रहा है। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे इस टॉपिक से आपको बहुत सारी जानकारी मिला है तो एक लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेके, तब तक ले अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।